दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से साइंटिफिक क्लासेस में। और मैं आशीष कुमार फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके पास प्रस्तुत हूँ। हम लोग पिछले क्लास में इसी में हम लोगों ने देखा था पार्ट 3 और आज इसका हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास था। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग इसके पार्ट 4 को जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्र आय यानी नेशनल इनकम के बारे में जाना था, प्रत्येक व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के बारे में जाना था, विकसित देश और अविकसित देश के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग का है नया टॉपिक है कि हम लोग का जो प्रत्येक व्यक्ति आय है वह देश में रहते हुए व्यक्तियों की क्या होती है, औसत आय होती है। ठीक है, जो पीसीआई यानी प्रत्येक व्यक्ति आय होती है वो क्या होती है दोस्तों, वह देश में रहते हुए व्यक्तियों के औसत आय होती है। ये औसत आय का फंडा यानी कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। औसत आय का मतलब होता है, मान के चलिए कि यह कोई देश है, यह कोई क्या है, देश है। अगर किसी देश में एक आदमी ने 150 रुपया कमाया, एक आदमी ने 50 रुपया कमाया, तो एक आदमी उसने 100 रुपया कमाया, किसी ने 200 रुपया कमाया। बस समझ में आ रहा है दोस्तों, किसी ने 25 रुपया कमाया, किसी ने 75 रुपया कमाया। यानी कि अलग अलग व्यक्ति है और उसने क्या वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग रुपये को कमा रहा है। अब यहाँ पे औसत आय अगर निकालने का बात आता है तो औसत आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको ना, इन जितना भी आदमी ने यहाँ पर कमाया है, ठीक है, सभी के पैसे को आपस में जोड़ देना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 150, 50, 200, 200, 300, 400, 500, 600, यहाँ पे टोटल हो गया दोस्तों हम लोग का 600 हो गया। आदमी यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी और ये 6 आदमी। इसको अगर हम 600 को अगर 6 से अगर क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ पर एक आदमी जो है वह कितना कमा रहा है, 100 रुपया। तो यहाँ पर क्या सब, यहाँ पे क्या ये आदमी 100 रुपया कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। क्या ये आदमी 100 रुपया कमा रहा है, ये भी नहीं कमा रहा है। क्या ये आदमी 100 रुपया कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। क्या ये आदमी 100 रुपया कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। क्या ये आदमी 100 रुपया कमा रहा है, ये भी नहीं कमा रहा है। तो हम लोगों का जो औसत आय आती है दोस्तों, औसत आय का करने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमको उतना पैसा मिलना ही चाहिए। यहाँ पे औसत आय का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर सभी के राष्ट्र आय को, हम लोग का जो हम लोग का जो औसत आय होता है, औसत आय का मतलब क्या होता है, देश के कुल जनसंख्या, देश के कुल जनसंख्या को, ठीक है। अगर देश के कुल जनसंख्या में हम राष्ट्र आय को, किसको, अगर हम देश के कुल जनसंख्या में हमारे जो राष्ट्र आय होती है, अगर इसको क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, क्या करेंगे, अगर हम देश के कुल जनसंख्या में राष्ट्र आय को भाग दे देंगे तो हमें जो भागफल आएगा उसे ही क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, राष्ट्र, ये हम लोग का पीसी आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आता है। बस समझ में आया, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए और भी चीजों को समझते हैं। कहता है कि आर्थिक विकास के माप करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है। विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों के प्रत्येक व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति व्यक्ति वर्ष या इससे अधिक है, वह देश क्या कहलाएगा, विकसित। यहाँ पर एक बहुत ये इंपॉर्टेंट बात कहा, ये बतिया दिखेगा। यह 2006 के अनुसार है, वो भी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, 2006 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 4,53,000 प्रति वर्ष, 4,53,000 प्रति वर्ष कमा रहा है या फिर इससे अधिक भी कमा रहा है ना, तो वह देश क्या कहलाएगा, विकसित। और वही विश्व बैंक के अनुसार 2006 में अगर भारत का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, भारत का। ठीक है, कहता है जिन देशों में, ठीक है, अगर भारत का बात यहाँ पर हो रहा है 2004 के अनुसार, ठीक है, तो मात्र में यहाँ पे लोगों ने कितना कमाया, यहाँ पर लोगों ने मात्र में 28,000 रुपया ही कमाया। ठीक है, तो हम लोग का देश जो है निम्न वर्ग में जाता है। यहाँ पे बोल दिया है कि विश्व बैंक में विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 में अगर कोई देश 37,000 रुपया प्रति वर्ष, 37,000 रुपया प्रति वर्ष के अगर दरमियान नहीं भी कमा रहा है तो वह देश क्या कहलाएगा, वह देश जो है, ठीक है, निम्न आय वाला देश या फिर विकासशील देश कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे बोल दिया है कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई देश है, ठीक है, अगर कोई देश है, अगर वह देश में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में अगर वह देश कम से कम कितना कमा रहा है, अगर वह देश एक वर्ष में कम से कम 4,53,000, ठीक है, 4,53,000 रुपया अगर कमा रहा है,
तो वह देश किस में आएगा दोस्तों? तो वह देश जो है हम लोग का ये मतलब विकसित में आएगा। अगर कोई देश 1 साल की अवधि में 1 साल के अवधि में ज़्यादा नहीं, मात्र में 37,000 रुपया, कितना हज़ार रुपया दोस्तों? मात्र में 37,000 रुपया ही कमा पा रहा है, ठीक है, या फिर इससे कम कमा रहा है ना, तो वह निम्न आय वाला देश या फिर विकासशील देश में गिनती गिना जाएगा। भारत में जो है 2004 के अनुसार 2004 के अनुसार केवल जो प्रति व्यक्ति आया था वो 28,000, कितना हजार? 28,000 प्रति वर्ष था। और इसलिए भारत को किसमें रखा गया है? निम्न आय वर्ग वाले श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आइए समझते हैं मानव विकास सूचकांक यानी HDI। मानव विकास सूचकांक के बारे में जानते हैं। कहता है कि देश की तुलना उन लोगों को शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है, एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। जब देश की तुलना, याद रखिएगा, जब किसी भी देश की तुलना, ठीक है, लोगों का शैक्षिक स्तर यानी कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वहां पर स्वस्थ व्यक्ति कितने हैं, और वहां पर जो व्यक्तियों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, अगर इनके आधार पर किसी भी बैंक का अगर हमको रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, कहता है मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR यानी मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है दोस्तों, वह महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। और मानव विकास सूचकांक की दर 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1 के बीच होती है। 2004 के अनुसार भारत HDI के आधार पर कितने स्थान पे था? तो ये 6वें स्थान पर था। 2022 में, ठीक है, यह 31वें स्थान पर था। यानी कि ये कुछ रैंक है हम लोग का दोस्तों। अगला है कि विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत में क्या था? तो कहता है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय, मैंने आपको बताया, इतना है तो वह क्या कहलाएगा? विकसित। अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय इतना है तो वह क्या कहलाएगा? अल्प विकसित, यानी कि निम्न आय वाला देश। और भारत का कितना था? मात्र में 28,000 था। ठीक है, इसलिए भारत क्या है? निम्न आय वर्ग वाला देश है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं मानव विकास के कितने सूचक होते हैं। तो दोस्तों, मानव विकास के सूचक 3 होते हैं। एक होता है जीवन आशा, एक होता है शिक्षा प्राप्ति, और एक होता है जीवन स्तर। ठीक है, पूछेगा मानव विकास के कितने सूचक होते हैं? तो मानव विकास के सूचक 3 होते हैं। पहला दोस्तों हम लोग का जीवन आशा, दूसरा हम लोग का शिक्षा प्राप्ति, और तीसरा हम लोग का जीवन स्तर। यानी कि अगर किसी का जीवन आशा करने का मतलब है दोस्तों कि वह आदमी कितना, उसका आयु की क्षमता है, वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। शिक्षा प्राप्ति, वो अपने जीवन में कितना शिक्षा प्राप्त किया है, कहाँ तक वह पढ़ा लिखा है। और जीवन स्तर करने का मतलब वो अपना जीवन में कितना ज़्यादा विकास किया है। ठीक है, यानी कि इसके आधार पर इसको कहते हैं HDI। क्या कहते हैं? HDI। ये मानव विकास के सूचक को हम लोग दोस्तों आयाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो मानव विकास के कितने आयाम होते हैं? तो ये 3 आयाम होते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लोग जो है HDI में, ठीक है, 2011 के अनुसार 177 देशों की HDI की गणना की गई। ठीक है, जिनमें भारत का स्थान 126वां था। और HDI का अगर मूल्य निकाला गया तो वह 0.11 था। अब ये आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसको सही से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान के चलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो HDI का जो मूल्य होता है, ठीक है, समझिएगा। अभी मैंने बताया HDI का दर, HD का दर यानी मानव विकास का, ठीक है, HD का दर, यानी कि मानव विकास का जो दर होता है दोस्तों, यह 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच होता है। अब ये होता क्या है? तो देखो, देखिए दोस्तों, अगर किसी को अति उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है तो वह देश में क्या होगा? 0.800 से, अगर वह देश ज़्यादा रैंक रहता है तो वह अति उच्च कैटेगरी में चला जाएगा। अगर कोई देश, ठीक है, उच्च कैटेगरी में जाना चाहता है तो उस देश को 0.700 से, ठीक है, 0.799 के बीच अपना रैंक लाना होगा तो वह उच्च कैटेगरी में जाएगा। अगर किसी देश को, ठीक है, मध्यम कैटेगरी में जाना है, मध्य यानी कि मध्यम कैटेगरी में जाना है, तो उस देश को 0.550 से लेकर के 0.699 के बीच जाना होगा तो वह मध्यम कैटेगरी में जाएगा। अगर कोई देश, ठीक है, निम्न में आना चाहता है तो वह 0.549 से अगर कम रहेगा, क्या रहेगा?
कम रहेगा, तो वह किस में आएगा, निम्न में। हम लोग का भारत का जो रैंक है ना वह 6.11 है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग का भारत का रैंक कितना है दोस्तों, तो 6.11। ये कब के अनुसार है, तो ये 2011 के अनुसार है हम लोग के भारत का रैंक। अब बोलोगे दोस्तों कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में जो भारत का रैंक है वह 0 याद रखिएगा, ठीक है, वर्तमान में इसका रैंक 0.685 है। और आने वाले टाइम में ना ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी ज़्यादा जो है दोस्तों ये बढ़ सकता है, और हम लोग का देश जो है मध्यम से उच्च में चला जाएगा। ठीक है, और अगर बात करोगे कि मानव विकास दर में, तो पहले हम लोग का जो भारत का स्थान था, ठीक है, वह बहुत ही ऊपर था, लेकिन समय के साथ साथ गिर करके अभी 100, ठीक है, लगभग जो है 130वां स्थान पे बचा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी NHDR क्या है। यह ना 2002 में 23 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था, और ये तैयार किया गया था दोस्तों योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, तो योजना आयोग के द्वारा ये जारी किया गया था। इसके अनुसार दोस्तों, ठीक है, इसके अनुसार जो है दोस्तों नंबर 1 पे, ठीक है, सबसे ऊपर हम लोग का केरल और सबसे नीचे हम लोग का बिहार। और बिहार के अलावा ना और 4 राज्य हैं जिन्हें के एक नया नाम दिया गया है बीमारू राज्य। कौन सा राज्य, बीमारू राज्य। ठीक है, तो बीमारू राज्य में हम लोग का मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी बी फॉर बिहार। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर असम, आर फॉर राजस्थान और यू फॉर उत्तर प्रदेश। तो ये सभी देश हम लोग के बीमारू राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का आधारित संरचना। अब ये आधारित संरचना क्या होता है, तो वैसी संरचना जो देश के विकास में अपना योगदान देती हैं। ठीक है, वैसे संरचना जो देश के विकास में अपना योगदान देती है उसे आधारित संरचना कहते हैं। एग्जाम्पल में बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि सब क्या है, हम लोग का दोस्तों ये सब जो है, ठीक है, यह देश के विकास में बहुत अपना अहम योगदान मानते हैं। अगर किसी देश में बैंकिंग सुविधा नहीं होगी वह देश पिछड़ा देश कहलाएगा। संचार की सुविधा नहीं होगी, परिवहन की सुविधा नहीं होगी, अस्पताल की सुविधा नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, पिछड़ा देश कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, आधारित संरचना जो है वह देश के विकास में अपना बहुत ही बड़ा योगदान निभाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों हम लोग का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि जनित उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि कहता है कि ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है। कच्चा माल करने का मतलब दोस्तों जैसे कि हम लोग का ये आम है, तो आम जो है दोस्तों ये कच्चा होता है, और ये कच्चे आम को क्या करते हैं हम लोग, अचार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम क्या किए, किसी भी कृषि क्षेत्र से जो हमें कच्चा माल आता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, कृषि जनित कहते हैं। एग्जाम्पल में आम से हम क्या बनाते हैं, अचार, तो वह क्या हो गया हम लोग को, तो कृषि जनित उद्योग हो गया। टमाटर से हम लोग सॉस बनाते हैं, वह कृषि जनित उद्योग हो गया। ठीक है, आलू से हम लोग चिप्स बनाते हैं, वो हम लोग का कृषि जनित उद्योग हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मानव के जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है दोस्तों, या वही है रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए आगे और भी चीजों को जानते हैं। ठीक है, कहता है कि बिहार की स्थिति, ठीक है, बिहार के विकास के स्थिति, इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो बिहार का जो समय रहा है बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से हम लोग का बिहार का समय रहा है। ठीक है, हम लोग के बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इन सभी महापुरुषों का क्या हुआ, भारत में जन्म हुआ। यहाँ तक के जो गौतम बुद्ध थे उनको भी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुए, इसे बिहार की धरती से उन्हें ज्ञान के प्राप्ति हुई। लेकिन अभी जो बिहार है वह भ्रष्टाचार, अशांति, गरीबी, बेरोजगारी के मामले में इतना ज्यादा यानी कि बहुत ही गर्त में जा चुका है कि इसका कोई हद नहीं है। ठीक है, समझिएगा, कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन होने का कारण, तो कारण क्या दोस्तों, हम लोग का तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, आधारित संरचना का अभाव है, कृषि पर निर्भरता है, बाढ़ तथा सूखा की स्थिति है, औद्योगिक पिछड़ापन है, गरीबी है, खराब विधि व्यवस्था है एवं कुशल प्रशासन का अभाव है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे जो बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है कि तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या, अगर हम लोग जनसंख्या को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है, साधन कम है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एग्जाम्पल में अगर मान के चलिए कि कोई एक आदमी है, ठीक है, उसके यहाँ एक रोटी बना, ठीक है, एक रोटी में वह 2 व्यक्ति मिलकर अच्छे से खा लिया और उसका पेट भी भर गया। लेकिन जब यहाँ पर व्यक्ति की संख्या
2 से 10 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा। तो इसे रोटी का जो टुकड़ा करना पड़ेगा वह 10 टुकड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि व्यक्ति को जो है उसका पेट भी नहीं भर पाएगा और दिक्कत भी हो जाएगा। तो यही चीज़ अभी हम लोग के भारत में हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी साधन की कमी है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आदमी को क्या हो रहा है, भरण पोषण के लिए साधन सही से मिल नहीं पा रहा है, तो आदमी क्या होगा, गरीब बेरोजगार ही होगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, आधारित संरचना का अभाव। हमारे यहाँ सड़कों का अभाव है, बिजली का अभाव है, सिंचाई का अभाव है, शिक्षा का अभाव है एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है, जिस कारण हम लोग का हम लोग का जो भारत है वह औद्योगिकरण के कारण बहुत ही पिछड़ा है, ठीक है। अगला है कि कृषि पर निर्भरता। हम लोग का जो भारत है ना, वो दोस्तों हम लोग का भारत में और हम लोग का जो ये बिहार है, ये केवल और केवल यहाँ पर कृषि को ही महत्व दिया जाता है, लेकिन ये भी कृषि भी अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पौराणिक तरीके से कृषि कृषि करते हैं, हल का सहारा लेते हैं, कुदाल का सहारा लेते हैं, जबकि अभी जो है ट्रैक्टर के पीछे जो फाड़ लगाया जाता है उसका टाइम आ गया है। कृषि पर निर्भरता हो गई है, कृषि की खराब व्यवस्था हो गई है, पिछड़ेपन हुई कृषि, हम लोग का उपज कम होती है। तो ये सब क्या कारण है, ये सब कारण है हम लोगों का, ठीक है, कृषि की निर्भरता पर, ठीक है। अगला है बाढ़ तथा सूखा की स्थिति, ठीक है। हम लोग का जो बिहार है, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा वो हमेशा वहाँ पर बाढ़ आता है, और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर हमेशा सुखाड़ आता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ पर जो है आदमी जो है वह पानी के कारण मर जाता है, और जहाँ पे सुखाड़ आता है वहाँ आदमी बिना पानी के मर जाता है। ये सब कुछ कारण है जो कि हम लोग के बिहार की स्थिति को बिगाड़ रहा है। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। हम लोग के यहाँ जो है खनिज क्षेत्र नहीं है, हाँ खनिज क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर सही साधन नहीं मिल पा रहा है, बड़े बड़े उद्योग नहीं है, अभी आंतरिक संस्थाएं नहीं है, ठीक है। ऊपर से हम लोग का जो बिहार है वह झारखंड से अलग होने के बाद, ठीक है, अपने बहुत सारे खनिज संपदा को खो चुका है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग का गरीबी। गरीबी क्या है दोस्तों, हम लोग का प्रति व्यक्ति आय कम है, जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा भ्रष्टाचार आएगा, यानी कि यही सब कारण बन जाता है बिहार के पिछड़ेपन का। अगला है खराब विधि व्यवस्था। हम लोग के यहाँ ना अपराध की अधिकता है, यानी कि यहाँ पर लोग जो है छोटी छोटी बातों पर लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, किसी का मर्डर यानी खून भी, मृत्यु भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमजोर कानून व्यवस्था है, जो पुलिस वाले होते हैं वह गुंडों से बदमाशों से डर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उद्योग भी नहीं चल पा रहा है, ये सब क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। अगला क्या, यहाँ पर कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ पर जो है जो भी लोग अपील करने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी किसी का शिकायत करने जाते हैं तो उन्हें डरा धमका करके भगा दिया जाता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो चुका है, ठीक है। लोग जो है वो भ्रष्टाचार को भी छापने से रोकते हैं। बस में ये सब क्या है दोस्तों, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, ठीक है। आइए और भी चीज़ों को समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार के इस पिछड़ेपन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो दूर करने के लिए ना हम लोग को जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, ठीक है। कृषि का तेजी से विकास करना होगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा, आधारित संरचना का विकास करना होगा, उद्योगों का विकास करना होगा, गरीबी दूर करना होगा, शांति व्यवस्था की स्थापना करना होगा, स्वस्थ और ईमानदार प्रशासन होगा एवं केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होगा। करने का मतलब है दोस्तों कि ये सभी कार्य करने के बाद हम लोग का जो बिहार है, ठीक है, ये बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग जो है दोस्तों इस समय किसी भी कार्य को नहीं करते हैं, जिस कारण पूरे भारत में हम लोग का बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, ठीक है। चलिए और भी चीज़ों को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल में सब मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कृषि के विकास कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको ये सब चीज़ बता दिया। आइए और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों हम लोगों का, ठीक है, कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की निम्नलिखित भूमिका क्या क्या है। अब लिख दिए हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग स्थान रखता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां आधारित उर्वरक भूमि है। यहाँ की भूमि जो है दोस्तों बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है। यहाँ हिमालय से निकलने वाले नदियों में अनवरत जल प्रवाह होते रहा है, जिनमें कई तरह के परियोजनाएं का संचालन हो सकता है लेकिन होता नहीं है,
ठीक है। कहता है यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल पर्याप्त हो जाता है, जिससे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि ना बिहार में अनेक प्रकार की नदियाँ, ठीक है, हिमालय से आने वाली नदियाँ भी इतनी होती है, वो बिहार में ही आती है बहुत सारी नदियाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर से निकलती है जो भी नदियाँ आती है हिमालय से, ठीक है। तो उसके पानी जो आती है बिहार में आती है। हम लोग का जो बिहार है ना, तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, यहाँ पे कम दूरी पर ही पानी मिल जाता है। लेकिन और सब राज्यों में ना बहुत अंदर तक, यानी कि बहुत ज़्यादा 300-400 फीट तक अंदर जाना पड़ता है, तब जाकर के पानी मिलता है। कहता है कि बिहार में नदियों को परस्पर जोड़कर इस जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर किया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ से बाढ़ की विविधता से बचाया जा सकता है, तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा, सूखे के से राहत दिलाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो बिहार है, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है, और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर हमेशा सूखा रहता है। अगर हम ऐसा सिस्टम कर दें कि उत्तरी बिहार के पानी को अगर हम दक्षिणी बिहार में लेकर के आ जाएं, तो उत्तरी बिहार से बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और दक्षिणी बिहार से सुखाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों कि बिहार में दक्ष शिक्षित मानव संसाधन की कमी है, ठीक है। यहाँ पर वैसे मानव नहीं है जो अच्छे से पढ़े लिखे मानव हैं, लेकिन सही से पढ़े लिखे मानव नहीं है। जो भी यहाँ के पढ़े लिखे मानव होते हैं, जो भी यहाँ पे व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, और बिहार को छोड़ करके किसी और स्टेट में या फिर किसी और कंट्री में जाकर के बस जाते हैं, ठीक है। कहता है देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अगला है उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, और यदि बिहार का विकास होता है तो देश के आर्थिक विकास में यह बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। बात समझ में आया दोस्तों। एक हम लोग के बहुत ही फेमस वैज्ञानिक, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। बिहार जो है ना, अगर एक आदमी और था कुजनेऊ, उन्होंने कहा था कि हम लोग का जो गरीबी होता है, गरीबी क्या है, कैंसर के रोग की तरह है। अभी मैं बताऊंगा कि गरीबी क्या होता है, ठीक है। तो कुजनेऊ नाम का एक अर्थशास्त्री था, उन्होंने कहा था कि गरीबी क्या होता है, कैंसर के रोग की तरह है, ठीक है। अगर आपके बॉडी बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपका कोई भी कैंसर का रोग उत्पन्न होता है, तो धीरे धीरे करके वो आपके पूरे शरीर को खोखला कर देगा। उसी प्रकार से हम लोग का कोई भी एक गरीब राज रहता है ना, तो वह धीरे धीरे वो गरीब राज पूरे और भी क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेगा, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है, कि गरीबी क्या होता है। एक परिचित अर्थशास्त्री रेगनर नक्स था, इन्होंने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। इनका कहना था, रेगनर नक्स का यह तर्क है कि गरीबी देश के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, इसलिए वे कम उत्पादन करते हैं, जिनसे उनकी आय कम होती है। कम आय के कारण उनकी कम बचत होती है, और कम बचत कारण कम निवेश करते हैं। यह दुष्चक्र चलता रहता है, जिससे देश में गरीबी बनी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा था कि जो गरीबी क्या होता है, तो गरीबी वो होता है जिससे मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई अल्प विकास मानव है, तो उत्पादन भी क्या करेगा, वो उत्पादन भी कम करेगा, यानी निम्न उत्पादन करेगा। जब वह निम्न उत्पादन करेगा तो उसका जो पैसा वो कमाएगा, क्या कमाएगा, कम आय होगा, वो कम पैसा कमाएगा। जब कम पैसा ही कमाएगा तो बचत भी क्या करेगा, कम करेगा। जब कम बचत करेगा तो निवेश में क्या लगाएगा, कम लगाएगा। और जब कम निवेश करेगा तो पूंजी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। और जब वापस पूंजी कम लगेगी तो यह दुष्चक्र जो है वापस चलते रहेगा। और इसी बात को कहा था हमारे बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नक्स ने कहा था, ठीक है। चलिए समझते हैं। एक होता है बीपीएल, एक होता है एपीएल। ये बीपीएल और एपीएल क्या होता है समझते हैं। कहता है कि यह बीपीएल एपीएल एक काल्पनिक रेखा है। क्या है दोस्तों, यह एक काल्पनिक रेखा है। और यह रेखा क्यों बनाया गया है, यह रेखा बनाया गया है कि अगर कोई गरीब है, ठीक है, जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। और कोई अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक तरीके से पूरा कर लेता है, तो उसे एपीएल की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि जो अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता है, उसे क्या कहा गया है, बीपीएल। और जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे क्या कहा गया है, एपीएल। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, इसे बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को, ठीक है, गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को, ठीक है, एपीएल कहा जाता है, इसे एवं पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तथा योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहर के क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आधारित किया गया, प्रति दिन आधारित किया गया। कहने का मतलब कैलोरी क्या होता है,
कैलोरी जो होता है दोस्तों, ये कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, हमको जिससे ताकत मिलती है, ये ऊर्जा, ऊर्जा का एक स्रोत है कैलोरी। ठीक है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगर कोई गांव का आदमी है तो गांव के आदमी को ना काम करने में ज्यादा मेहनत चाहिए, उसको ज्यादा ताकत चाहिए। तो ज्यादा ताकत के लिए उसको कैलोरी भी क्या चाहिए दोस्तों, ज्यादा चाहिए। तो गांव के यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी चाहिए, 2400, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी चाहिए, जो कि उसको कार्य करने में क्या मिले, मदद मिले। ठीक है, कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा क्या होता है। नरेगा दोस्तों बिहार भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक वैसे कानून व्यवस्था है, ठीक है, जिनमें लोगों को कम से कम, ठीक है, वैसा नियम है दोस्तों कि जिनमें लोग कम से कम 365 दिन में कम से कम 100 दिन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना दिन, कम से कम 100 दिन का अगर उसे क्या मिलता है, काम मिल पा रहा है, तो वह किस में आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का गरीबी में यानी कि नरेगा में आ जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने कि नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना गया है, विश्व का। ठीक है, विश्व में कोई भी देश किसी भी देश को 100 दिन रोजगार देने की वादा नहीं करता है, केवल और केवल नरेगा करता है। ठीक है, तो ये नरेगा किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। चलिए, यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब फुल फॉर्म दिए हुए हैं जो कि आपके पूरे इकोनॉमिक्स में आपको काम आएंगे। एग्जांपल में ईडी, ईडी का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ईजी का इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ईपी का इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का और भी जो है फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे फुल फॉर्म हम लोगों के दिए हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझ में आया। आप इसे क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके इसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज आपका जो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 था, आज का क्लास आपका ये समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।